तो चलिए एक सवाल से शुरू करते हैं। एक ऐसा सवाल जो शायद हम सब ने कभी ना कभी खुद से पूछा होगा। क्या सिर्फ एक नौकरी और एक सैलरी पर निर्भर रहना आज के ज़माने में बहुत बड़ा रिस्क है? बिल्कुल। और आज के हमारी चर्चा इसी डर के इर्द गिर्द घूमती है। हाँ, हमारे सामने एक कहानी है अहमद की। 25 साल का है, एक अच्छी प्राइवेट कंपनी में काम करता है और महीने के 50,000 रुपए कमाता है। सुनने में तो सब ठीक लगता है। कागज पर तो सब ठीक लगता है ना, लेकिन अंदर से वो लगातार एक डर में जी रहा है कि अगर कल कोई नौकरी चली गई तो उसका क्या होगा। और यहीं पर कहानी में एंट्री होती है सुमित की। सुमित उसी कंपनी में मैनेजर है, महीने के 90,000 कमाता है, लेकिन उसका जो रवैया है वो अहमद से बिल्कुल अलग है। बिल्कुल अलग। वो पूरी तरह से बेफिक्र और आत्मविश्वासी है। मतलब उसे देखकर ऐसा लगता ही नहीं कि उसे नौकरी जाने की कोई चिंता है। तो यहाँ एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, एक ही दफ्तर में, एक ही माहौल में एक आदमी इतना डरा हुआ क्यों है और दूसरा इतना शांत क्यों? हाँ, क्या इसका राज सिर्फ उसकी ज्यादा सैलरी है या कहानी में कोई और गहरा मोड़ है? बिल्कुल। और आज हम उसी गहरे मोड़ को समझने की कोशिश करेंगे। ये सिर्फ ज्यादा पैसे कमाने की कहानी नहीं है, ये एक अलग सोच की कहानी है। हम सुमित की स्ट्रैटेजी की पड़ताल करेंगे कि उसने कैसे कमाई के अलग-अलग रास्ते बनाए, जिन्हें वो एसेट्स कहता है। और देखते हैं कि कैसे इस एक सोच ने उसे नौकरी के डर से आजाद कर दिया। तो इसकी शुरुआत एक सीधी सी बातचीत से होती है। सुमित अहमद से पूछता है कि भाई तुम इतना डरे हुए क्यों रहते हो? और अहमद का जवाब बहुत आम है, शायद हम में से कई लोगों का यही जवाब होगा। मेरी नौकरी ही मेरी कमाई का इकलौता जरिया है, अगर ये गई तो सब खत्म। लेकिन फिर अहमद को कुछ याद आता है और वो अपनी बात सुधारते हुए कहता है, नहीं रुको, मेरे पास एक और एसेट है, मेरा बैंक अकाउंट। अच्छा? वहाँ मेरा पैसा हर साल 4% की दर से बढ़ रहा है। और ये एक बहुत ही कॉमन धारणा है। ज्यादातर लोग यही मानते हैं कि बैंक में रखा पैसा एक सेफ और बढ़ता हुआ एसेट है। लेकिन इसी धारणा पर सुमित एक बहुत जरूरी सवाल उठाता है। हाँ, वो एक ऐसा गणित समझाता है जिसे समझना हम सबके लिए जरूरी है। सुमित कहता है, बैंक तुम्हें 4% ब्याज दे रहा है, ये सच है, लेकिन क्या तुमने कभी महंगाई के बारे में सोचा है? इन्फ्लेशन। एग्जैक्टली। भारत में महंगाई दर यानी चीजों के दाम बढ़ने की रफ्तार औसतन 7 से 9% के बीच रहती है। इसे एक सीधे उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आपके बैंक में 1 लाख रुपए हैं। 4% ब्याज के हिसाब से वो 1 साल बाद 1,04,000 हो जाएंगे। सही। लेकिन जिन चीजों और सेवाओं को खरीदने में आज 1 लाख रुपए लगते हैं, उन्हीं चीजों के लिए अगले साल मान लीजिए 8% महंगाई दर के हिसाब से आपको लगभग 1,08,000 चाहिए होंगे। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब यह है कि आपका पैसा आंकड़ों में तो बढ़ा, लेकिन असल में उसकी खरीदने की ताकत, उसकी वैल्यू कम हो गई। बिल्कुल। आप अगले साल उसी पैसे से कम सामान खरीद पाएंगे। जिसे आप एसेट समझ रहे थे, वो असल में आपकी दौलत को धीरे धीरे कम कर रहा है। तो अगर बैंक में रखा पैसा असली एसेट नहीं है तो फिर क्या है? और यहीं से सुमित की असली कहानी शुरू होती है। हाँ, वो अपने बनाए हुए 4 एसेट्स के बारे में बताता है। तो उसका पहला असली एसेट क्या था? कोई जमीन, कोई स्टॉक? नहीं, और यही बात सबसे हैरान करने वाली है। उसका पहला एसेट कोई ऐसी चीज नहीं थी जिसे आप छू सकें। सुमित का पहला और सबसे जरूरी एसेट था क्या? उसकी अपनी शिक्षा और उसके कौशल, मतलब उसकी स्किल्स। एक मिनट, स्किल्स एक एसेट कैसे हो सकती हैं? मतलब आप अपनी स्किल को किसी और को बेच तो नहीं सकते? ये थोड़ा अजीब नहीं लगता? देखिए, ये देखने का नजरिया है। सुमित ने बताया कि जब उसने कंपनी में सेल्स एग्जीक्यूटिव के तौर पर शुरुआत की थी, तो वो भी अहमद की तरह ही डरा हुआ था। अच्छा? उसने देखा कि उसके साथ काम करने वाले लोग सेल्स के लिए वही 10 साल पुराने घिसे पिटे तरीके अपना रहे थे। सुमित ने उन्हें कॉपी करने के बजाय खुद पर इन्वेस्ट करने का फैसला किया। उसने किताबें खरीदी, ऑनलाइन कोर्स किए। क्या सीखा उसने? उसने ह्यूमन साइकोलॉजी, पर्सुएजन यानी किसी को अपनी बात मनवाने की कला, स्टोरी टेलिंग और नेगोशिएशन जैसी स्किल्स सीखी। और इसका असर तो फिर जबरदस्त हुआ होगा। बिल्कुल। इन नई स्किल्स की वजह से वो ग्राहकों से इस तरह जुड़ने लगा कि वो कंपनी का चेहरा बन गया। वो सिर्फ प्रोडक्ट नहीं बेच रहा था, वो रिश्ते बना रहा था। नतीजा ये हुआ कि वो अपने बाकी साथियों से कहीं ज्यादा सेल्स करने लगा और कंपनी ने इस टैलेंट को पहचाना। प्रमोशन मिला होगा। 1 साल के अंदर उसे 3 प्रमोशन मिले। आज वो जिस मैनेजर की पोजीशन पे है और जो सैलरी पा रहा है, वो उसी शुरुआती निवेश का फल है। तो उसकी स्किल ने सीधे सीधे उसकी कमाई बढ़ाई। ये एक ऐसा एसेट है जो हमेशा उसके साथ रहेगा। ठीक है, ये बात समझ में आती है।
स्किल्स पर इन्वेस्ट करके उसने अपनी सैलरी बढ़ाई, अपनी एक्टिव इनकम को मजबूत किया। हाँ। लेकिन सैलरी से असली दौलत नहीं बनती। उसे एक ऐसे सिस्टम की जरूरत थी जो उसके बिना भी काम करे। बिल्कुल। उसका अगला कदम क्या था? उसका अगला कदम था एक ऐसा आइडिया जिसे उसने मजाक में नाम दिया था घोस्ट रेंटिंग। घोस्ट रेंटिंग, ये क्या होता है? सुनने में तो किसी हॉरर फिल्म जैसा लग रहा है। हाँ, नाम तो ऐसा ही है, लेकिन इसका मतलब बहुत सीधा है। सुमित किराए से आमदनी कमाना चाहता था, लेकिन उसके पास 50-60 लाख नहीं थे कि वो एक फ्लैट खरीद सके। उसने 2 साल में बड़ी मुश्किल से 10 लाख की बचत की थी। ज्यादातर लोग यहीं आकर हार मान लेते। तो उसने क्या किया? 10 लाख में तो प्रॉपर्टी नहीं आती। यहीं पर उसने एक अलग रास्ता अपनाया। उसने सोचा, अगर मेरे पास पूरा पैसा नहीं है तो क्या मेरे पास भरोसेमंद लोग हैं? अच्छा। उसने अपनी पूंजी को नहीं बल्कि अपने नेटवर्क को अपना सबसे बड़ा जरिया बनाया। उसने अपने 4 सहकर्मियों से बात की जिन पर उसे भरोसा था। 1 मिनट, उसने अपने सहकर्मियों के साथ पैसा मिलाया? ये तो बहुत जोखिम भरा लगता है। दोस्ती और पैसा अक्सर साथ नहीं चलते। बिल्कुल। क्या हुआ अगर किसी को अपना पैसा वापस चाहिए होता या प्रॉपर्टी को लेकर कोई झगड़ा हो जाता? क्या सुमित ने इस बारे में सोचा था? आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है, और यही इस आइडिया की सबसे बड़ी चुनौती थी। सुमित ने बताया कि ये कोई चाय पर हुआ फैसला नहीं था। उन्होंने कई हफ्तों तक इस पर बात की, एक प्रॉपर पार्टनरशिप एग्रीमेंट बनवाया। लीगल एग्रीमेंट? हाँ, जिसमें हर छोटी बड़ी शर्त लिखी हुई थी, जैसे कि अगर कोई पार्टनर बाहर निकलना चाहे तो क्या होगा, मुनाफा कैसे बंटेगा, फैसले कैसे लिए जाएंगे। ये एक दोस्ती का नहीं बल्कि एक बिजनेस का सौदा था। अच्छा, तो ये पूरी प्लानिंग के साथ किया गया था? बिल्कुल, साफ नियत और पक्के कागजों पर। फिर उन 50 लाख का क्या हुआ? उन 50 लाख से उन 5 ने मिलकर शहर के बाहरी इलाके में एक जमीन खरीदी और उस पर एक 5 मंजिला बिल्डिंग बनवा दी। ओके। जब बिल्डिंग तैयार हो गई तो उन्होंने हर फ्लोर को 12,000 महीने के किराए पर दे दिया। वाह। तो सुमित के हिस्से में कितना आया? गणित बहुत दिलचस्प है। 6 साल बाद सुमित सिर्फ किराए से ही 9,36,000 रुपए कमा चुका था। मतलब वो अपने शुरुआती 10 लाख के निवेश को लगभग पूरा वसूल कर चुका है। एग्जैक्टली। और अगले साल से जो भी किराया आएगा वो उसका सीधा मुनाफा होगा। और ये तो सिर्फ किराया है, उस प्रॉपर्टी की कीमत भी इन 6 सालों में काफी बढ़ गई होगी। तो यही है घोस्ट रेंटिंग। हाँ, आप प्रॉपर्टी के मालिक हैं, लेकिन आप वहाँ रहते नहीं हैं, वो आपके लिए कमाई कर रही है। तो उसके पास अब स्किल्स से आती हुई एक्टिव इनकम है और प्रॉपर्टी से पैसिव इनकम भी। इसके बाद उसने हाल ही में कुछ ऐसा किया जो मुझे बिल्कुल समझ नहीं आया। उसने 5 लाख की एक लिमिटेड एडिशन सोने की घड़ी खरीदी है। हाँ, मैं अभी भी इस बात से सहमत नहीं हूँ। 5 लाख रुपए, ये तो अमीरों वाले शौक लगते हैं। क्या ये वाकई एक निवेश है? ये सवाल अहमद ने भी उससे पूछा था, और आपका शक जायज है। ज्यादातर लोगों के लिए ये फिजूल खर्ची ही होगी। तो फिर? लेकिन सुमित का मकसद दिखावा करना नहीं था। इसके पीछे 2 ठोस कारण थे। पहला, वो घड़ी सोने की है और सोने की कीमत लंबे समय में औसतन 10 से 11% सालाना बढ़ती है। तो अगर हम कंपाउंड इंटरेस्ट लगाएं तो 5 साल में उस घड़ी की कीमत लगभग 8.25 लाख के आसपास हो जाएगी। सही। और दूसरा और शायद ज्यादा जरूरी कारण ये है कि ये एक लिमिटेड एडिशन घड़ी है। अच्छा, रेयर पीस है। हाँ, इसका मतलब है कि ये बहुत कम संख्या में बनाई गई है और आसानी से मिलती नहीं है। जो चीज दुर्लभ होती है, समय के साथ उसकी कीमत और भी ज्यादा बढ़ जाती है। तो ये घड़ी सिर्फ एक एक्सेसरी नहीं बल्कि कीमती वस्तु है। एक कमोडिटी है जो भविष्य में उसे अच्छा मुनाफा देगी। ठीक है, मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, लेकिन इसमें भी तो एक रिस्क है। क्या? ये कोई स्टॉक या म्यूचुअल फंड तो है नहीं जिसे आप एक क्लिक पर बेच सकें। अगर सुमित को कल अचानक पैसों की जरूरत पड़ जाए तो इस घड़ी का सही खरीदार ढूंढने में महीनों लग सकते हैं। ये लिक्विडिटी का रिस्क नहीं है। बहुत शानदार पॉइंट है, और ये इस तरह के निवेश का सबसे बड़ा ट्रेड ऑफ है। ये एक लॉन्ग टर्म यानी लंबी अवधि का निवेश है। सुमित को ये बात पता है। उसने अपना सारा पैसा इस घड़ी में नहीं लगाया है। ये उसकी निवेश की रणनीति का सिर्फ एक छोटा हिस्सा है, जिसे डाइवर्सिफिकेशन कहते हैं। अच्छा, तो मतलब सारे अंडे एक टोकरी में नहीं रखे। बिल्कुल। उसने सोचा कि उसके पास रियल एस्टेट है, तो क्यों ना एक ऐसी चीज में भी निवेश किया जाए जिसे वो पहन भी सकता है और जिसकी कीमत भी बढ़ रही है। ये सब सुनकर एक बहुत बड़ा सवाल मेरे दिमाग में आ रहा है। पूछिए। और मुझे यकीन है कि सुनने वाले भी यही सोच रहे होंगे। आज सुमित की सैलरी अच्छी है, किराए से भी आमदनी हो रही है, तो बचत करना और निवेश करना आसान लगता है। हाँ। लेकिन जब उसकी सैलरी कम थी
तब उसने वो पहले वाले 10 लाख रुपए 2 साल में जमा कैसे कर लिए। असली जादू तो यहीं छिपा है। और यहीं पर सुमित अपने चौथे और शायद सबसे दिलचस्प एसेट का राज खोलता है, एक ऐसा छिपा हुआ आय का स्रोत जिसके बारे में किसी को नहीं पता था। क्या था वो? उसने बताया कि नौकरी के दूसरे साल में उसने जैसे तैसे करके 2 लाख रुपए जमा किए और एक सेकंड हैंड ऑटो रिक्शा खरीद लिया। ऑटो रिक्शा? ये तो किसी ने नहीं सोचा होगा। हाँ, और ये उसने बहुत सोच समझ के किया था। उसका एक पड़ोसी था जो बेरोजगार था लेकिन ऑटो चलाना जानता था। अच्छा। सुमित ने उसे वो ऑटो इस शर्त पर किराए पर दे दिया कि वो उसे हर दिन के 700 रुपए देगा। हर दिन के? हाँ, महीने के लगभग 21,000। लेकिन एक मिनट, क्या ये इतना आसान था? ऑटो रिक्शा है, कोई सॉफ्टवेयर तो नहीं? उसका रखरखाव, बीमा, टायर बदलना, ड्राइवर के साथ रोज का हिसाब किताब। इसमें तो काफी सिरदर्द भी होगा। ये पैसिव इनकम सुनने में जितनी आसान लगती है उतनी है नहीं। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये समुद्र किनारे बैठकर पैसे कमाने वाली पैसिव इनकम नहीं थी। सुमित इसे सिस्टम बेस्ड इनकम कहता है। सिस्टम बेस्ड इनकम। उसे हर हफ्ते कुछ घंटे इस पर लगाने पड़ते थे। हिसाब चेक करना, ड्राइवर से बात करना, कभी कभी मैकेनिक के पास जाना। उसने एक सिस्टम बनाया था, लेकिन सिस्टम को भी देखभाल की जरूरत होती है। तो खर्च निकालकर उसे असल में बचता कितना था? ऑटो के रखरखाव और दूसरे खर्चों को निकालकर भी उसे हर महीने औसतन 18,000 की अतिरिक्त कमाई हो रही थी। 18,000? तो उस समय जब उसकी सैलरी 50,000 थी, उसकी असली महीने की कमाई 68,000 थी। अच्छा। इसी अतिरिक्त आय की वजह से वो इतनी तेजी से बचत कर पाया और रियल एस्टेट वाले आइडिया में निवेश कर सका। तो वो ऑटो रिक्शा उसकी आर्थिक आजादी की नींव का पहला पत्थर था। बिल्कुल। और आज की क्या स्थिति है? वो ऑटो अभी भी है? आज उसके 2 ऑटो चल रहे हैं और किराया भी बढ़ गया है। अब दोनों ऑटो से सारे खर्च काट कर उसे महीने के लगभग 35,000 आ जाते हैं। क्या बात है! ये एक ऐसा एसेट है जो चुपचाप उसके लिए काम कर रहा है। तो अब अगर हम पूरी तस्वीर को एक साथ जोड़कर देखें, तो सुमित की महीने की कमाई सिर्फ उसकी 90,000 की सैलरी नहीं है। बिल्कुल नहीं। अगर हम सब कुछ जोड़ें, 90,000 सैलरी से, 12,000 प्रॉपर्टी के किराए से और 35,000 ऑटो से, तो उसकी महीने की कमाई लगभग 1,37,000 तो कैश में है। और सोने की घड़ी जैसी चीजें उसकी संपत्ति को अलग से बढ़ा रही हैं। सही कहा। और यही आय के ये अलग अलग स्रोत सुमित की बेफिक्री और आत्मविश्वास का असली राज है। उसे पता है कि अगर भगवान न करे उसकी नौकरी चली भी जाए, तो भी उसकी आमदनी का पहिया रुकेगा नहीं। अगर एक स्रोत सूख भी गया, तो बाकी के स्रोत उसे संभाल लेंगे। यही सबसे बड़ी सीख है। आर्थिक सुरक्षा एक मोटी तनख्वाह वाली नौकरी से नहीं आती, बल्कि आय के कई स्रोत बनाने से आती है। ये अपनी सोच को सिर्फ पैसा कमाने से पैसे पैसा बनाने की ओर ले जाने जैसा है। बिल्कुल। आपने एक ऐसा सिस्टम बना लिया है जो आपके लिए काम करता है, तब भी जब आप सो रहे होते हैं। तो संक्षेप में सुमित के 4 एसेट्स थे। पहला, खुद के कौशल में निवेश, जिससे उसकी एक्टिव इनकम बढ़ी। दूसरा, रियल एस्टेट में साझेदारी, जिसने उसे कम पैसे में एक बड़ा एसेट बनाने का मौका दिया। तीसरा, सोने की घड़ी जैसी कीमती वस्तु, जो महंगाई से बचाने वाला एक लॉन्ग टर्म निवेश है। और चौथा, ऑटो रिक्शा, एक छोटा लेकिन दमदार एसेट, जिसने उसे बड़े निवेश करने के लिए शुरुआती पूंजी दी। बिल्कुल। ये कहानी हमें सुमित के बनाए हुए क्या के बारे में तो बताती है, यानी उसके एसेट्स क्या थे। लेकिन अगर हम थोड़ा और गहरा सोचें, तो उसकी असली शुरुआत उसके क्यों से हुई थी। उसका क्यों था नौकरी खोने का डर, और उसका कैसे था खुद को शिक्षित करना, नई चीजें सीखना। तो एक सवाल जो सोचने पर मजबूर करता है वो ये है, इस पूरी कहानी में सुमित का सबसे पहला और सबसे जरूरी एसेट कौन सा था? क्या वो ऑटो रिक्शा था, या वो सोच थी जिसने सुमित को उस डर को एक अवसर में बदलने और अपनी आर्थिक आजादी का सफर शुरू करने पर मजबूर किया?